बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्ला, आज मैं आपको हाइड्रोलिक एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग सिविल 334 के बारे में लेक्चर नंबर 3 दूँगा। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो दफ्तर के अंदर टेक्निकल जो लोग काम करते हैं उसके बारे में आपको समझाना मकसूद है। कोई भी डिपार्टमेंट जब काम करती है, हम अपने कॉलेज को ले लें तो यहाँ पर दो तरह का स्टाफ जो है वो काम करता है। एक को हम टीचिंग स्टाफ कहते हैं और दूसरे स्टाफ को हम एडमिन स्टाफ कहते हैं। किसी भी बंदे के दफ्तर में ना होने की वजह से वो ऑफिस मुकम्मल तौर पर रोल प्ले अदा नहीं कर सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि हमारे कॉलेज का एक ड्राइवर जो कि बच्चों को रावलपिंडी से लेकर कॉलेज लेकर आता है, अगर वो हमारे पास ड्राइवर नहीं होगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी और वो बच्चे ना ही इन टाइम ऑफिस कॉलेज में पहुंच सकेंगे और ना ही वापस अपने घरों में वक्त पे जा सकेंगे। इसी तरह हम एक स्वीपर भाई की बात कर लेते हैं। अगर ऑफिस में एक स्वीपर नहीं होगा तो वहाँ पे सफाई नहीं होगी, वहाँ का माहौल ख़राब होगा और वहाँ पे जो बैठ कर लोग काम करते हैं तो उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने इंसानों की तकसीम इस तरह कर दी है कि हर इंसान के ज़िम्मे कोई ना कोई काम लग गया है। तो इस तरह आज मैं आपको महकमा आबपाशी या महकमा इनहार यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो टेक्निकल लोग होते हैं उनके बारे में आपके साथ बात शेयर करूँगा। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक को हम टेक्निकल स्टाफ कहते हैं और दूसरे को नॉन टेक्निकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले आज मैं आपको एक लाइन चार्ट डायग्राम की मदद से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तारीफ करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, ये हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट, महकमा आबपाशी या महकमा इनहार। तो महकमा इनहार, इस महकमे का सबसे बड़ा ऑफिसर जो है, जो सरबराह होता है, उसको हम चीफ इंजीनियर कहते हैं। चीफ इंजीनियर साहब के नीचे महकमे के लोड के मुताबिक एससी साहिबान जो है वो काम करते हैं। एससी साहिबान जो है बुनियादी तौर पे सर्कल के में एक सर्कल बनाया जाता है जिसको आप कह लेंगे एक डिवीज़न लेवल पे सर्कल है। जैसे पंजाब की 9 डिवीज़नें हैं तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि 9 एससी साहिबान जो हैं वो 9 सर्कलों में बैठते हैं। वो पिंडी में नहरी निज़ाम नहीं है तो वहाँ पे तो ना तो इरीगेशन का आपको दफ्तर मिलेगा और ना ही ये निज़ाम। अच्छा जी, तो चीफ इंजीनियर साहब के नीचे एसई, ये मैंने नीचे इनके एब्रिविएशन लिख दिए हैं, एसई यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हेडक्वार्टर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कैनाल्स, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ड्रेनेज, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर स्कार, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशन। इसमें ये जो मैंने ग्रीन लिखा है स्कार, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लिए चलता हूँ, क्योंकि आजकल ये महकमा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको इसकी जो स्टोरी है पिछली वो ज़रा आपसे शेयर कर लेता हूँ। 1960 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस बेसिन ट्रीटी साइन हुआ, यानी कि सिंध का समझौता जिसको हम कहते हैं, जब वो साइन हुआ तो पाकिस्तान के अंदर कुछ दरियाओं में पानी आना उन्होंने भेजना शुरू कर दिया और कुछ का पानी 1970 में बंद कर दिया। इस तनाज़ुर में पाकिस्तान जो है अपनी ज़री ज़मीन को सराब करने के लिए दूसरे मावनी दरिया जो है हमारा, जैसे झेलम है, चनाब है और सिंध है, इनके ज़ैद पानी से अपने इलाके को सराब करेगा। तो उस मकसद के लिए नहरें निकाली गई। तो चूँकि नहरें जो थी अलायबल सतह पर थी, यानी कच्ची ज़मीन के अंदर वो चैनल बना दी गई थी, जिस वजह से पानी जो था वो रिस के सीपेज कर करके ज़ीरे ज़मीन पानी के साथ जाके मिला और नीचे का वाटर टेबल ऊंचा हो गया। और फिर वो इलाके जो थे सेम और कलर, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, साल्ट इन्फ्लुएंसेस होनी शुरू हो गई। तो उस मकसद के लिए
गवर्नमेंट ने 1960 से लेके 2000 तक ये 40 ईयर एक मनसूबा बनाया था जो कि वापडा के साथ मिलके महकमा इनहार की हेल्प करता था। तो सन 2000 में ये महकमा ख़त्म हो गया। इस महकमे का मकसद ये था कि जो हमारी नहरें हैं उनके किनारों के साथ साथ ये ट्यूबवेल लगाते थे, यानी डीप ट्यूबवेल बोर करके वो पानी को सक करते थे और वो पानी की मकदार किसानों को दे दी जाती थी और इस तरह आपका वाटर टेबल डाउन हो जाता था और ज़मीन जो थी वो दोबारा काश्त के काबिल बन जाती थी। तो ये बहुत अहम महकमा था, इसका बड़ा अहम रोल है ख़ासकर पंजाब के अंदर। तो वो महकमा अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब उसके बाद हम आते हैं एससी साहब के। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर में करूंगा कि हमारा जो निज़ाम है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी होती है वो कमिश्नर लेवल पर एक डिवीज़न बनाई जाती है और उस डिवीज़न के साथ जैसे डिवीज़न को कमिश्नर साहब कंट्रोल करते हैं इस तरह हमारे एससी साहब जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर एससी ऑपरेशन डिवीज़न लाहौर ले लेते हैं। तो अब डिस्ट्रिक्ट लाहौर जो है वो उसके अंदर शेखपुरा ज़िला शामिल है, ननकाना साहब शामिल है, उकाड़ा शामिल है। तो ये ज़िले जो हैं सारे मिलके एक डिवीज़न बनाते हैं। तो वहाँ पर एससी साहब बैठते हैं और वो एससी साहब जो हैं मिसाल के तौर पर एससी ऑपरेशन यानी जिनकी जिम्मेदारी ये है कि नहरों के अंदर किसानों की ज़रूरत के मुताबिक फसलों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा पानी उनको मिलता रहे ताकि मुल्क के अंदर जो हमारी ज़री पैदावार है उसका ग्राफ भी अप हो सके, क्योंकि ये बेसिक नीड ऑफ लाइफ है एग्रीकल्चर। ये किसी भी मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर हम इसका निज़ाम बेहतर कर लें तो हम खुद कफील भी हो सकते हैं और इसी तरह मुबादला भी हम कमा सकते हैं। तो उसके अंदर उसके बाद एक ऐसी जो है वो सर्कल लेवल पे काम करते हैं। सर्कल बन गया, उधर को डिवीज़न कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, हम इसको सर्कल कहते हैं। यानी सर्कल अगर हमने लाहौर लिया है तो लाहौर सर्कल के अंदर जितने भी ज़िले हैं जैसे मैंने अर्ज किया उनको कंट्रोल करेंगे हमारे एससी ऑपरेशन साहब। इस तरह एससी ड्रेनेज साहब हैं, एससी कैनाल, एससी हेडक्वार्टर। उसके बाद आ जाता है डिवीज़न लेवल। तो डिवीज़न लेवल पे आमतौर पे एक्सीएन साहब जो है ये लेवल पे कंट्रोल करते हैं। एक्सीएन साहब को बाज़ का सीनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी कहते हैं। आजकल इनको बाज़ जगहों पे बाज़ डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन इंजीनियर या डिस्ट्रिक्ट रोड्स इंजीनियर भी कहते हैं। अब उसके बाद एक्सीएन साहब जो है जब वो डिवीज़न पे काम करते हैं तो उनके नीचे एसडीओ साहबान होते हैं, एसडीओ 1, 2, 3, 4 जितना उनका नेटवर्क हो उसके मुताबिक। जैसे वापडा में बहुत ज़्यादा है और इस तरह इरिगेशन में उससे कम है, इस तरह रेलवे में और कम है। तो अपनी अपनी जो डिमांड है अवाम के साथ जो पब्लिक डीलिंग के मसाइल हैं उनकी मुनासिबत से ये स्टाफ जो है इनकी स्ट्रेंथ बना दी जाती है। तो एक्सीएन साहब जो हैं वो जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिसाल के तौर पर हम एक ज़िले की एग्जांपल ले लेते हैं गुजरात की। तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर पूरी उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर नहरी निज़ाम की जिम्मेदारी एक्सीएन ऑपरेशन की होगी। तो वो जिम्मेदारी दे दी जाएगी एसडीओ साहबान को। तो एसडीओ साहबान को जब जिम्मेदारी हम दे देंगे तो वो इस निज़ाम को मज़ीद तकसीम कर दिया गया। तो ज़िले की तमाम नहरों के निज़ाम की देखभाल जो है वो एक्सीएन साहब के जिम्मे में आती है। इस तरह मिसाल ले लेते हैं, जैसे आप हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं सामने और आपको पता है कि आप केरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल साहब की है। हम सारे लोग चाहे वो टीचिंग स्टाफ है चाहे वो एडमिन स्टाफ है तो वो जवाबदेह है प्रिंसिपल साहब। इसी तरह ज़िले के अंदर एक्सीएन साहब को ये तमाम एसडीओ साहबान जो है वो जवाबदेह है और एक्सीएन साहब जो है वो अपने एससी साहब को जवाबदेह हैं और एससी साहब चीफ इंजीनियर साहब को जवाबदेह हैं। इसी तरह फिर डिपार्टमेंट की आगे सेक्रेटरी साहब होते हैं। सेक्रेटरी साहब जो है वो होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को देते हैं रिपोर्ट महकमे की, और इस तरह होम सेक्रेटरी जो है वो सीएम पंजाब यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पेश करते हैं।
तो ये एक स्टेप बाय स्टेप एक निज़ाम है ताकि काम को आसान तरीके, जितना काम आप बड़े काम को, पेचीदा काम को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा फेज वाइज डिवाइड कर देंगे उतना काम बेहतर होगा, उतनी गलतियां कम होंगी। तो अब आ जाते हैं जी, हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बात कर रहे थे। तो गुजरात में एक्शन साहब जो है जिला गुजरात को कंट्रोल कर रहे हैं। अब उनकी जितनी तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात की, अब हर तहसील में गवर्नमेंट ने एक एसडीओ साहब यानी कि एक सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिवीजन ऑफिस बनाया, उसमें सब डिवीजन ऑफिसर बैठा दिए और उस तहसील के अंदर जितना हमारा नहरी निज़ाम है, जितनी हमारी सीसीए ज़मीन है यानी कल्चर कमांडेबल ज़मीन है और अनकल्चर कमांडेबल ज़मीन है, उसका सारा डाटा होगा कि कितने हज़ार हेक्टर रकबा जो है यहाँ काश्त होता है और कितना रकबा है जो कि काश्त के काबिल नहीं है। हम इनको दो क्लासों में डिवाइड कर लेते हैं। अब वहाँ पर देखते हैं कि हम महकमा जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स है वो हमें बताते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर चावल की फसल एक मेजर एग्रोनॉमी है, गंदम की फसल एक मेजर एग्रोनॉमी है, शुगर कैन यानी कि गन्ना जो है उसकी वो एक मेजर एग्रोनॉमी है। तो जब वो मेजर फसलों का हमें डिमांड देते हैं, फिर हमें वो उन फसलों को बोने से लेके पकने तक महकमा एग्रीकल्चर हमें ये बताता है कि आपने इसका जो बेस पीरियड है, लेट्स सपोज बेस पीरियड हम एक फसल का ले लेते हैं राइस क्रॉप, जिसको चावल कहते हैं, जिसके आप बिरयानी खाते हैं अक्सर, राइस क्रॉप, चावल की फसल। अब चावल की फसल, अब चावल की फसल का जो दौरानिया है वो 120 दिन है, यानी उसको बोने से लेके उसको जब पककर तैयार होगी काटने तक उसको 120 दिन लगेंगे। और इसको पानी की टोटल जो रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर हमें देता है वो जो है वो 48 इंच है मिसाल के तौर पे, और वो हमें बताते हैं कि आप इसको 12 बारियों में 4-4 इंच फी बारी यानी कि 12 टन होगी और इसको 4 इंच आपने डेल्टा देना है। आइए जरा समझिए डेल्टा क्या है। डेल्टा मीन के टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की वो मिकदार जिससे वो फसल काश्त से लेके बर्दाश्त तक इस्तेमाल करके करती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं और इसको स्मॉल ट्राइएंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील खारिया में लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 1000 हेक्टर रकबा जो है वो राइस क्रॉप पे आना है। अब राइस क्रॉप पे जब हमें ये पता चल गया कि 1000 हेक्टर रकबा आ रहा है तो हमें पता चल गया कि एक फसल का जो दौरानिया है वो है 120 डेज और उसको 12 बारियों में 48 इंच थिकनेस ऑफ वाटर चाहिए। तो अब हमें पता चल गया, इससे हम बाकी पानी भी निकाल लेंगे। तो यूं डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो तहसील खारियां है उसके अंदर चावल की फसल की फी एकड़ पैदावार जो हमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बताते हैं, अगर हमारी और उनके आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक हो तो इंशाल्लाह वहां पे फसल अच्छी होगी, तो वो राइस क्रॉप जो है वो बढ़ेगी। और अगर हमें पता कोई नहीं है कि राइस क्रॉप का डाटा कितना है, इसका बेस पीरियड कितना है, तो वहां पे फिर फसल की फी एकड़ पैदावार कम हो जाएगी। तो यूं अगर एक तहसील की पैदावार कम होगी तो बाकी पंजाब की भी सारी तहसीलों या पूरे पाकिस्तान के जहां कहीं भी राइस क्रॉप लगता है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह अब हम आ जाते हैं, ये थी एसडीओ साहब की रिस्पांसिबिलिटी कह लें। अब जब तहसील की मैंने बात की तो वहां पे एसडीओ साहब आए। अब एसडीओ साहब ने अपनी तहसील को मजीद जोन में तकसीम किया होता है। मिसाल के तौर पर एक जोन है, हम बना लेते हैं कि जी, अब हम तहसील खारियों को 4 जोन में तकसीम कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी तहसील है, ये इसका एरिया है और इसको हमने 4 जोन में तकसीम कर दिया। जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। अब हर एक जोन की जिम्मेदारी जो होगी वो आप यानी जो सब इंजीनियर हैं
उनकी होगी। अब अपने जोन में वो सारी ज़मीनों के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे, वो गुजरात वालों से मिलके, इसी तरह जो रबी क्रॉप्स है और इस तरह जो खरीफ क्रॉप है उनके डाटे लेके हम वो इकट्ठे करके डाटे वो एसडीओ साहब को दिए जाएंगे। एसडीओ साहब जो है वो अपने एक्सीएन साहब को। तो अब हम एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ यूसीसी, ये एब्रीविएशन है अपर चिनाब कनाल का। तो अब हमें उस इलाके की डिमांड हमने इकट्ठी कर ली कि तहसील खारियां की कि कितना हेक्टर रकबा जो है वो रबी में काश्त होना है और कितना खरीफ में काश्त होना और कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स है। तो जब हमने ये सारा इकट्ठा कर लिया, इसी तरह बाकी जो हमारी तहसीलें डिस्ट्रिक्ट गुजरात की वो भी इकट्ठी कर लेगी। अब उसके बाद क्या किया कि हमने वो सारी रिपोर्ट जो है बना के अपने एसडीओ साहब को भेज दी। अब एसडीओ साहब जो है एक्सीन साहब और फिर इस तरह एससी साहब और चीफ इंजीनियर साहब को भेजें। तो फिर हमें हेडवर्क से हमें डिस्ट्रिक्ट गुजरात की ज़मीनों के जो पानी की मिकदार है उसका हिस्सा जो है वो हेड रेगुलेटर से वो डालेंगे कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इतने क्यूसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है जिससे हमारी ज़मीनें जो है वो सराब हो सकेंगी। तो इस लाइन डायग्राम से या इस चार्ट की मदद से आपको समझाने का मकसद ये था कि हमारा जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसकी ये पोजीशन होती है। इसके अलावा हमारे हेड क्लर्क साहब होते हैं, ड्राफ्ट्समैन होते हैं, इसके अलावा ड्राइवर हजरात होते हैं, हमारे भाई स्वीपर भाई होते हैं और सिक्योरिटी का स्टाफ होता है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की एक सिंपल सी डायग्राम के साथ आपको समझा दी है मैंने। तो अब आप इसको हर एक ऑफिसर को ये तमाम चीज़ें जो है आपके जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का सब्जेक्ट है उसमें भी आप पढ़ेंगे। तो आप इनको इनके नाम लिख लीजिएगा, एब्रीविएशन लिख लीजिएगा और हर एक की जिम्मेदारी। अल्लाह हाफ़िज़।